नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी व्याकरण एवं रचना पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जिसकी मांग आप सब लगातार कर रहे थे कि हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएगा तो हम कैसे करेंगे। जहां ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वहीं एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लेक्चर हो सकता है। साथ में यदि आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने 91 से लेकर 100 प्रश्नों की चर्चा की है, लेकिन थोड़ा सा और आप सभी के लिए प्रश्नों की संख्या बढ़ाई है। इस वीडियो लेक्चर में लगभग 25 प्रश्नों पर हमने विचार किया हुआ है। तो चलते हैं सीधे हम प्रश्नों को देखते हैं और समझते हुए लिखने का प्रयास करते हैं कि यदि हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 91 यहाँ पर है। पूछा गया कि हिंदी कारक पर विचार कीजिए। मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि हिंदी कारक से क्या तात्पर्य है या उस पर विचार कीजिए, तो आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे। सबसे पहले कारक के बारे में बताएंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 हैं और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय यानी चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सटीक तरीके से आप अपनी बातों को लिख रहे हैं। सबसे पहले आपने कारक को परिभाषित किया, फिर उसकी कितनी संख्या है उसके बारे में बात की, फिर कारक को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, कहीं विभक्तियां, कहीं परसर्ग कहा जाता है। हिंदी कारकों की विभक्तियों के चिन्ह इस प्रकार है। कर्ता ने कर्म को करण से यानी साधन के अर्थ में, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अजी, अहो, अरे इत्यादि। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट आंसर हो गया। हिंदी व्याकरण में किसी तरीके के निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन की तरफ आपको नहीं जाना है। जो सीधे सीधे बात है उसको लिख देना है। क्योंकि हमने भाषा विज्ञान में कुछ विद्यार्थियों के नोट्स को देखा तो उसमें विद्यार्थियों ने निष्कर्ष देने की कोशिश की है। हिंदी व्याकरण हो चाहे भाषा विज्ञान हो, उसमें आप केवल टू द पॉइंट ही आंसर लिखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि सब्जेक्टिव तौर पर या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्नों के दृष्टिकोण से ये प्रश्न संकलन महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में आप देखेंगे कि एग्जाम में मान लीजिए आ गया कि करण से जो तृतीया विभक्ति है उसका प्रयोग किस अर्थ में होता है, या फिर साधन के अर्थ में से का प्रयोग किस विभक्ति में होता है, तो आप बताएंगे कि तृतीया विभक्ति। या फिर अलगाव के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, अपादान। इसलिए हमने इन दोनों को बोल्ड भी रखा हुआ है ताकि हमारे विद्यार्थी कंसंट्रेट होकर बात को समझ पाए। तो उम्मीद है कि कारक से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। अगला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये सभी प्रश्न उस जमाने के हैं जब आप मिडिल स्कूल में पढ़ा करते रहे होंगे, 6ठी से 8वीं तक की क्लास में पढ़ते रहे होंगे, ये सारी चीजें बताई जाती रहेंगी। लेकिन चूंकि एग्जाम हम देने जा रहे हैं तो उसमें भी लिखना होता है। तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे कि जाति लोगों की अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर शब्द की भी जाति जिसको कि लिंग नाम दिया गया। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की कि वो मेल है कि फीमेल है, इसकी जानकारी हो उसको हम लिंग कहते हैं। लिंग के
भेद की बात करें तो हिंदी में दो ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। और देखिए उदाहरण भी बता दिया। आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखने की जो शैली है कि आप अपनी बात भी लिख दिए पूरा, पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, और ब्रैकेट में आपने बता भी दिया कि उदाहरण क्या है। तो इतना ही लिखना है, इतना लिख देंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर 4 नंबर का है तो पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, वचन से क्या तात्पर्य है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। विकारी शब्द में जिस रूप से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा इत्यादि। विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे नदियां, लड़के, घोड़े, बच्चे इत्यादि। तो आप देख रहे हैं कि उदाहरण देने का जो ट्रेंड है, जो टेक्निक है, यहाँ पर शैली आपको एकदम से मिलता जुलता। आप देख रहे हैं कि जो हमने एक वचन में उदाहरण दिया था वही बहुवचन में भी दिया है। तो ये एक तरीके से व्यवस्थित आंसर की एक पहचान है। ऐसे ही आपको भी एग्जाम में लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि विद्यार्थी ने अचानक एग्जाम हॉल में नहीं लिख दिया है, बल्कि इसके पीछे उसकी एक मेहनत रही। एकदम उसी तरीके से जैसे क्रिकेट मैच में हाल फिलहाल में T20 में अभी जो वेस्ट इंडीज के साथ मैच हुआ था, जिस खिलाड़ी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। जब भी कोई बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो फिर सभी लोग उसके मेहनत के ऊपर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो आप सभी भी उन खिलाड़ियों की तरह ही हैं जो सफल होने के बाद लोगों के बीच में चर्चा के केंद्र में रहेंगे। तो ऐसे ही अपने को मोटिवेट भी करना है। आप भी कहीं ना कहीं अपने परीक्षा की तैयारी करते समय खेल ही रहे। तो वचन से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर पर आप वहां पर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं? जब भी उपसर्ग और प्रत्यय को मैं सुनता हूं, मुझे वही अपने 6वीं से लेकर 8वीं क्लास की याद आने लगती है। आप सभी ने भी पढ़ा होगा, लेकिन कैसे लिखना है सटीक तरीके से। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, यही यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह दो शब्दों के योग से बनता है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, यानी कि कोई शब्द किसी शब्द के पहले आकर लग जाए तो एक नए अर्थ की सृष्टि करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब हमने कई उदाहरण दिए, उदाहरण ऐसे दिए हुए हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में आप जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें कौन सा उपसर्ग है। तो खासतौर से कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है? उत, उद, दूर, दुस, नी, निर, निस। तो हमने वही उदाहरण दिया हुआ है ताकि आप पहले से अलर्ट रहे कि हाँ, अगर इसमें आएगा तो मैं कैच कर लूंगा कि उत्कर्ष, उत्तम, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्पन्न, उन्नति, उद्देश्य। ठीक है। उद्गम, उत्थान, उद्भव, उत्साह, उद्गार, उद्यम, उद्धत इत्यादि में कौन से उपसर्ग है। उसी तरीके से दुर्दशा, दुर्वस्था, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्लभ, दुर्दमनीय, दुराचार, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुष्प्राप्य, दुस्सह, दुर्गुण, ठीक है, दुर्गम इत्यादि। नि उपसर्ग से निकृष्ट, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निमग्न, निवारण, निम्न, निषेध, निरोध, निदान, निबंध इत्यादि। निर्निश से आप देख रहे हैं निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निश्चल, निर्जीव, निरोग, निर्मल। कुछ ऐसे इसमें शब्द हैं जो कि शुद्ध अशुद्ध की दृष्टिकोण से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जिनको हमने यहाँ पर सर्किल में रखा है ये कई बार एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध के रूप में भी आ जाते हैं। तो उपसर्ग के बारे में आप अच्छे से बता देंगे। उदाहरण आप कम भी यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा विस्तार में बता दिया। अगला प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग का ही एक तरीके से हम भाई कहें
उपसर्ग में जहां पहले आकर कोई चीज लगती है वहीं प्रत्यय में बाद में। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार है, कृत और तद्धति। कृदंत क्या है? क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कृदंत का संबंध किससे है? क्रिया से। ठीक है। अगला जो है तद्धति, उसको हम देखेंगे तो और चीजें समझ में आ जाएगी। ये भी सवाल पूछा जाता है कि तद्धत प्रत्यय जो है किसके किसके अंत में लगता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। जैसे मानवता। ठीक है, मानव में ता शब्द आकर लग गया है तो मानवता बन गया। ठीक है, मानव आप देखेंगे एक तरीके से संज्ञा का ही उदाहरण है, उसमें ता लग गया तो मानवता बन गया। ठीक है, एक नया शब्द यहाँ पर बन गया। तो ऐसे ही अपने आंसर को लिखना है आपको। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची से क्या तात्पर्य है। हमने यहाँ पर जितने प्रश्नों को रखा हुआ है आपके सिलेबस में ये सारी चीजें लगी हुई हैं और अनुमान लगाया गया है कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि व्याकरण के प्रश्न न के बराबर भी रहे, हाँ, लेकिन जो एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम है 40 क्वेश्चन ईएमआरएस टीजीटी में या फिर 60 क्वेश्चन, ठीक है, तो उनके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो पर्यायवाची से क्या तात्पर्य है? पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अग्नि, अमृत, आकाश, इंद्र, कमल, जल, यमुना, पक्षी, पर्वत, ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, सिंह महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। हमने इन शब्दों को छांटा हुआ है। आप व्याकरण की किताब खोलेंगे तो सैकड़ों पर्यायवाची शब्द आपको मिल जाएंगे, कई पेज में लिखे मिल जाएंगे, लेकिन हमने उन्हीं पर्यायवाची शब्दों को रखा हुआ है जो जिनसे प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। आप भी इसको नोट कर लीजिए, बल्कि याद भी कर लीजिए। ठीक, इतना आपने बता दिया। फिर इसके बाद एक उदाहरण आपने दिया महादेव का। शंभु, चंद्रशेखर, त्रिलोचन, शिव, हर। तो महादेव का आपने उदाहरण दे दिया और जिस तरीके से कल्याण के लिए जाने जाते हैं हमने भी जानबूझकर ये उदाहरण दिया हुआ है ताकि आपके दिमाग में महादेव पर्यायवाची शब्द बैठ जाए। ठीक है, आपको और भी याद हो, जैसे किसी को कमल का याद हो तो कमल का उदाहरण दे सकता है, किसी को आकाश का याद हो तो आकाश का दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए महादेव का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है युग्म शब्द यानी समुच्चरित प्राय भिन्नार्थक शब्द से क्या तात्पर्य है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के हेर फेर के सिवाय प्राय समान है, लेकिन अर्थ में भिन्नता है। इसका अर्थगत सूक्ष्म अंतर भली भांति समझ लेना चाहिए। इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक होता है। इन्हें युग्म शब्द या समुच्चरित प्राय भिन्नार्थक शब्द कहते हैं और कई बार तो समश्रुति शब्द भी इसको कहा जाता है। ठीक, सुनने में ऐसा लगता है कि समान है लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे अनिल का मतलब हवा और अनल का मतलब आग। तो इस तरीके से उदाहरण देके आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अनेक शब्दों या पदों के लिए एक शब्द से क्या तात्पर्य है। बहुत रेयर केस में इस तरीके के सवाल बन सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ऐसे सवाल आ जाते हैं तो आपकी कलम वहां पर न रुके, इसके लिए हमने ये प्रयास किया हुआ है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्या तात्पर्य है। आप बताएंगे कि भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। जिसे गागर में सागर भरना कहावत यही चरितार्थ होती है। जैसे जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या बोलते हैं,
सर्वज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने का तात्पर्य क्या है कि भाषा की सुदृढ़ता हो, ये विशेषता यहाँ पर गंभीरता और चुस्त शैली का प्रयोग किया जाए, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कसावट। ठीक है, इसे ज्यादा से शब्दों में प्रयोग न करते हुए थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त किया जाए, जिसको कि गागर में सागर भरने की बात कही जाती है। और कई बार हमने तमाम विद्यार्थियों के कमेंट्स को देखा है कि कई वीडियो लेक्चर को उन्होंने कहा कि सर ये गागर में सागर भरने की तरह है। तो जो भी चीजें हम बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, सारी चीजें जानते हैं। हमारे और आप में फर्क यही है कि हम एक बंद कमरे में बैठकर शिक्षक के रूप में आपको पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर उतना प्रेशर नहीं है, हमारे ऊपर प्रेशर है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। लेकिन आप एक परीक्षार्थी के रूप में अपने लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं, अपने घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर है। आप जैसे एग्जाम में पास कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर आप भी दूसरे को बताना शुरू कर देंगे कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, और फिर आपकी बात को भी लोग मानेंगे। ये दुनिया बहुत ही स्वार्थी है, सफल लोगों को ही सही मानती है, असफल को तो यही मानती है कि ये कुछ नहीं जानता है। लेकिन समय आएगा और आप लोग भी एक दूसरे के लिए आदर्श बनकर उभरेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन सारी चीजों को आपने समझ लिया होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्या तात्पर्य है, क्यों हम सब प्रयोग करते हैं, ताकि कम से कम बातों में अधिक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाली बात कही जाए। जैसे जो सब कुछ जानता हो, यानी कि सर्वज्ञ। इसी तरीके से किए गए उपकार को मानने वाला, उसको कहा गया कृतज्ञ, और किए गए उपकार को न मानने वाला, उसको कहा गया कृतज्ञ। आप लोग अपने मित्र समूह में इस तरीके से बातें करते होंगे। ठीक है, कई लोगों को आप बोलते होंगे कि बहुत वाचाल है, कंजूस है, जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, इस टाइप से। अगला प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियां में अंतर लिखिए। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर सकते हैं कि अगर सवाल आ जाए कि मुहावरे और लोकोक्तियां में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, मुहावरा कहलाता है। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया। उर्दू वाले मुहाविरा बोलते हैं। इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत है। हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। कुछ लोग मुहावरा को रोजमर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि हम मुहावरे का प्रयोग क्यों करते हैं। जैसे आप प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ेंगे, तो उनकी कहानियों की एक खास विशेषता है मुहावरेदार, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग। ठीक है, प्रेमचंद ने न सिर्फ कथा साहित्य लिखा है, बल्कि उन्होंने भाषा को भी रचा हुआ है। अगर हम इनडायरेक्ट रूप में देखें तो मुहावरे का प्रयोग हम क्यों करते हैं कि भाषा में सरलता रहे, सरसता रहे, चमत्कार भी हो जाए और प्रभाव भी उत्पन्न कर सके। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उसे प्रभावित हो। जैसे कलम तोड़ना, यानी कि बढ़िया लिखना। आप सभी की एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने यहाँ पर उदाहरण को पिकअप किया है कि मान लीजिए आप गए और अनुराग हिंदी एकेडमी से आपने अच्छे से पढ़ाई की है और आपका पेपर बहुत अच्छा गया। आप एकदम से एक बार बैठे, भूल गए कि बाथरूम जाना है, कि हमारे दाएं भी बैठा है कोई, कि बाएं भी बैठा है, कहाँ बैठा हुआ है। आप लगातार लिखते जा रहे हैं, लग रहा है कि आपने कलम तोड़ दिया है, आपने बढ़िया लिखा है। तो यही उदाहरण सब हमने दिया हुआ है ताकि आप अपने को इन उदाहरणों से कनेक्ट कर सकें। मुहावरे के बाद हम बात करते हैं लोकोक्तियां से मतलब क्या है। दूसरे अर्थों में इसको कहावतें भी कहा जाता है। और खास तौर से जब आपने आदिकाल पढ़ा होगा, तो जो अमीर खुसरो के बारे में आपने पढ़ा होगा, इन्हीं चीजों के लिए वो जाने जाते थे, लोकोक्तियों के लिए, पहेलियों के लिए, कहावतों के लिए। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब चल निकलती है, तब लोकोक्ति हो जाती है। लोकोक्ति मतलब ऐसी उक्ति जो लोक में क्या हो, प्रसिद्ध हो। लोक मतलब सही में आपने पढ़ा होगा लोक और शास्त्र। शास्त्र का जो
एरिया होता है वो थोड़ा सीमित होता है, लोक का व्यापक होता है, इसीलिए तुलसीदास को लोक नायक इत्यादि भी कहा गया है। आप इसको अच्छे से समझने के लिए दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक जब आप पढ़ेंगे अनामर सिंह की, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां पर। ठीक, तो ऐसी उक्ति जो कि आम जनमानस में प्रयुक्त की जाती हो और उसके पीछे किसी कहानी या घटना की चर्चा रही हो, बाद में वो उसके बारे में सभी लोगों ने जान लिया हो और उसका प्रयोग करना शुरू कर चुके हो, तो उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि डींग हाँकना। एक आपने सुना होगा कि जब नाच न आवे आंगन टेढ़ा, यानी कि जो काम आप नहीं कर सकते हैं तो उसमें कोई ना कोई कमी निकालते हैं। ठीक है, जैसे कई बार यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर हैं, कई विद्यार्थी मैंने देखा है कि वो कितना यहाँ से चीजों को ग्रहण किए उसके बारे में नहीं बताते हैं। कोई अगर चीज उनके लिए अच्छी नहीं लगी उसके बारे में तुरंत बता देते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की भी जरूरत है, इसको हम सकारात्मक रूप में ही रख रहे हैं। कुल मिलाकर हम यही कहना चाह रहे हैं कि लोकोक्तियां आप समझ जाइए कि जो आम जनमानस में चीजें मौजूद हैं, लोग की जबान पर जब भी किसी से बातचीत करते हैं निकल जाती हैं, जैसे कि अधजल गगरी छलकत जाए, बहुत ऐसे इस तरीके के आप लोगों को मिल जाते होंगे। डिंग हाँकना आजकल इसको बहुत ही सामान्य रूप में कहा जाता है, फेंको। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ण पर संक्षेप में विचार कीजिए। वर्ण पर हमने ध्वनि और वर्ण में अंतर पर भी चर्चा की हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ण अगर मान लीजिए आ जाए तो आप क्या लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं कुछ जानते हैं, लेकिन लिखना है। सबसे बड़ी बात मेंस एग्जाम में क्या है कि लिखना है। नहीं लिखेंगे तो फिर उतना दूर का आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा, और फिर आप बार बार यही कहेंगे कि हमें लिख देना चाहिए था, एक ही लाइन लिखना चाहिए था, लेकिन लिखना चाहिए था। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। पानी शब्द की दो ध्वनियां हैं, पा और नी। इनके भी चार खंड हैं, प में फिर आ फिर न। यहाँ पर जैसे खंड हो जा रहा है, लेकिन इनका आप देखेंगे कि खंड नहीं हो रहा है। तो उदाहरण भी दिया गया है यहाँ पर, और कहा जाता है कि वर्ण जो है क्या है वो लिखित रूप है, और जो ध्वनि है ध्वनि मौखिक है। यही तो दोनों में खास अंतर है, तो इस चीज को आप जरूर दिमाग में रखें। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के वर्गीकरण पर विचार कीजिए। ध्वनियों के वर्गीकरण पर विचार कीजिए। आप लिखेंगे कि वर्णों के निर्माण में स्वर और व्यंजन इन दोनों का योग रहता है। स्वर वर्ण क्या है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है, जैसे अ, आ, ई। व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जैसे प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, जैसे अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। क, जैसे हम क बोलते हैं तो उसमें अ ध्वनि क्या है, छिपी हुई है। ठीक है, जब आधा लिखना होता है, जैसे हम लिखते हैं वक्ता, कई जगह पर आपने देखा होगा ऐसे लिखा जाता है, हालांकि इसको ठीक नहीं माना जाता है, हलंत हो जाता है, इसको आधा ही लिखते हैं। ठीक, तो ये है ध्वनियों का वर्गीकरण। खासतौर से अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो यही दो है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान पर विचार कीजिए। इसको लेकर कैसे लिखना चाहिए आंसर, कम समय में कम शब्दों में, तो लिख सकते हैं आप बहुत ही आराम से। 5 उच्चारण स्थानों के आधार पर हमने इसका आंसर दिया हुआ है। कंठ से यानी कवर क ख ग घ ङ। तालु से ये उच्चारण स्थान है, ठीक है। च वर्ग च छ ज झ ज्ञ। मूर्धा से ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़। दंत से त वर्ग त थ द ध न। और ओष्ठ से प वर्ग प फ ब भ म। बाद में आप देखेंगे कि कई जगहों पर दोनों को मिला मिलाकर, दंत और ओष्ठ को मिलाकर कुछ शब्द, कुछ वर्ण बन जाते हैं, कुछ कंठ और ओष्ठ को मिलाकर भी बन जाते हैं। आपने इसको कहीं न कहीं जरूर पढ़ा होगा, लेकिन ये बेसिक है, मूल रूप से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं, संक्षेप में विचार कीजिए। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं,
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है, इसके बारे में भी आपको थियोरेटिकल जानकारी होनी चाहिए। जैसे स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इनके 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। जैसे शिवालय, महेश, सदैव, यद्यपि और नायक। हमने पांचों संधियों के उदाहरणों को यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे या फिर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि आपकी कंफर्म होगी तो आप समझ जाएंगे कि किसमें कौन सा उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण। ठीक। व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग्गज या उद्धार। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निश्चय। इनके एक से अधिक उदाहरण बताए जा सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कैसे आंसर लिखना है इस पर हमारा फोकस है और यही है मार्गदर्शन। ऐसा नहीं है कि जो मैं चीज बता रहा हूँ वो दुनिया में कोई बताने वाला नहीं है, बहुत लोग आपको अच्छे से बताएंगे। हो सकता है कि तमाम ऐसे विद्यार्थी हो जो हमसे भी बेहतर जानते हों, लेकिन चूंकि एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए, एक सच्चे गुरु की भूमिका निभाते हुए किस तरीके से आंसर लिखना है उस पर हमारा पूरा ध्यान है। अगला प्रश्न है, संज्ञा को परिभाषित करते हुए उसके भेदों पर संक्षेप में विचार कीजिए। मेरा ध्यान 4-4 नंबर के क्वेश्चन पे है। ठीक है, वैसे आप व्याकरण में अगर यही 10 नंबर का भी होता तो इतना ही लिखना होता। ऐसा नहीं है कि 10 नंबर का है तो 10 पेज लिखना होता, इतना ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नंबर के रूप में तो हमें देखना ही नहीं, हमें सटीक रूप में देखना है कि क्या किस प्रश्न में क्या लिखना है। जैसे संज्ञा, ये वाला जो प्रश्न है इसको कैसे लिखेंगे। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा के 5 भेद हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की, इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर बताइए, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। आप जल्दीबाजी में T20 मैच की तरह वीडियोज को देखेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य। ठीक है, मनुष्य का हमने उदाहरण दिया। इसी तरीके से जैसे हम बोले नदी या फिर बोले पहाड़, ठीक है, या फिर बोले हम तैयारी, परीक्षा की तैयारी, तो ये क्या है? एक जातिवाचक, तैयारी भी जाति है। ठीक है, जैसे हम बोल दें विद्यार्थी, तो विद्यार्थी भी तो एक समूह है, समूह का नाम है। एक ही प्रकार की जो भी व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। अब उम्मीद है कि आप जातिवाचक संज्ञा कभी नहीं भूलें। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण दिया है राम, राम मनुष्य का उदाहरण है। जैसे हमने गंगा दिया तो नदी का है। जैसे हमने हिमालय दिया तो वो पहाड़ का है। जैसे हमने तैयारी का नाम दिया तो UPLT, ठीक है, या फिर GIC, EMRS, रोज रोज ही हम इसका उपयोग करते हैं। और अगर विद्यार्थी की हम बात करते हैं तो आप ही में से मान लीजिए मैं अपना ही नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ, हालांकि ये मेरा नाम नहीं है। ठीक है, मेरा असली नाम आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानेंगे तो धीरे धीरे जान जाएंगे। अगला प्रश्न है, मतलब अगला इसमें पॉइंट है, भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म या दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नम्रता, नम्रता क्या है? एक गुण है। पढ़ना, जैसे पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं तो वो आपका धर्म है। जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो धर्म है। ठीक है, खासतौर से एक ही उदाहरण आप दीजिए, तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं में इसके एक से अधिक मतलब रूप भी हैं और उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, गिरोह,
ठीक है, तो इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है, तो वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब। इसमें से कोई 2 से 3 उदाहरण ही आप दे सकते हैं जो आपको याद हो। कम से कम दूध, पानी और तेल तो याद ही होना चाहिए, लेकिन मनुष्य के स्वभाव के अनुसार सोना चांदी भी याद हो जाता है, ये भी नहीं भूलता। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरणों को आपने देख लिया और इसी बहाने आपने पूरे संज्ञा प्रकरण को ही देख लिया और अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर भी सवाल आएगा तो मुझे उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थी कहीं पीछे नहीं रहेंगे, अधिक से अधिक सही उत्तर देकर आएंगे। अगला प्रश्न है, सर्वनाम को परिभाषित करते हुए उसके भेदों पर संक्षेप में विचार कीजिए। सर्वनाम जो किसी भी संज्ञा के बदले आता है, जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि, ये क्या है? सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों या स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम में मैं, हम, मध्यम में तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर है जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे, यानी कि अभी तक बने हुए होंगे, तो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स हम बताने जा रहे हैं जो कि आमतौर पर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। सवाल पूछा जाता है, यही सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे कि लेखक या वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आता है, तो क्या है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है? पाठक या श्रोता। अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़ अन्य लोग आते हैं। तो इनको आप जरूर इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। ठीक है, कि उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में जो लोग इनके अंदर नहीं आते हैं वो अन्य में आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष हूं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तो आप मध्यम पुरुष हैं। आप समझ गए होंगे इस उदाहरण से। बेहतर उदाहरण में भला क्या दे सकता हूं? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का रूप, जैसे आप सवाल पूछा जाता है कि आप किस तरीके का सर्वनाम है, तो यह है निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या। तो शॉर्ट में हमने पूरा सर्वनाम आपको पढ़ा दिया कि अगर सर्वनाम से रिलेटेड प्रश्न आता है या फिर इसमें से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर भी सवाल आता है तो आप आराम से इसको कर लेंगे। सर्वनाम के बाद हम विशेषण की बात करें तो सवाल बन सकता है, विशेषण को परिभाषित करते हुए उसके भेदों पर संक्षेप में विचार कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि विशेषण क्या है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं और इस विशेषण की जो विशेषता बताए उसको हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य दोनों को ध्यान में रखना है। अब इसके भी कई प्रकार हैं, भेद है सब, जिसमें है सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे यह घड़ी अच्छी। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर जो अच्छी शब्द या अच्छा प्रयोग हुआ है ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे नया, भारतीय, सुडौल, चमकीला, दुबला, शांत और छोटी सी। एक फिल्म थी छोटी सी बात,
तो इसमें बात तो बड़ी बड़ी लोग करते हैं, लेकिन मैं कई बार बोलता हूँ कि ये छोटी छोटी बातों पर ज्यादा हम फोकस करते हैं। लेकिन देखने में, आप अगर फिल्म नहीं देखे होंगे छोटी सी बात, तो जरूर देखिएगा एग्जाम के बाद। जैसे हम कई बार देखते हैं नया भारत, कई बार ना, तो ये गुण उसके बारे में। कई बार हम स्ट्रक्चर को लेकर सुडौल, चमकीला, दुबला, शांत स्वभाव का कोई है, तो ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। किन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 गायें, 10 दिन, ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण, यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे शेर भर दूध, सवा शेर गेहूं। सवा शेर गेहूं कहानी है, आपने समझ लिया होगा कि किसकी कहानी। आप चाहे तो इसको कमेंट भी कर सकते हैं। तो सवा शेर गेहूं में सवा शेर शब्द क्या है? परिमाण बोधक विशेषण। तो इस तरीके से आपने विशेषण को भी बहुत ही कम शब्दों में या फिर सटीक तौर पर आपने समझ लिया होगा। मोटी मोटी व्याकरण की किताबों की जगह आप इस छोटे से वीडियो लेक्चर में व्याकरण के महत्वपूर्ण पोर्शन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, क्रिया को परिभाषित करते हुए उसके भेदों पर संक्षेप में विचार कीजिए। क्रिया के बारे में बताना पड़ेगा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। पहले ये पूछा जाता था क्लास में, क्रिया किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा बहुत बड़ी सी प्रतीत होती थी कि आखिरकार क्या कोई परिभाषित करे। क्रिया का मतलब है किसी काम का करना या होना समझा जाए। जैसे आप सभी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी एक क्रिया ही है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो भी एक क्रिया है। जैसे पढ़ना, जाना, लिखना इत्यादि। क्रिया का मूल धातु है। क्रिया का जो मूल है वो किसी न किसी धातु से, जैसे आपने पढ़ा होगा पठ, धातु से पढ़ना। अब धातु क्या है? धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। धातु दो प्रकार की होती है, जैसे मूल धातु और यौगिक धातु। क्रिया के तो कई भेद किए गए हैं, लगभग 11 के आसपास में भेद किए गए हैं, लेकिन हमने उन्हीं भेदों को लिया है जहां से प्राय सवाल पूछे जाते हैं या फिर आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे काटना से कटवाना, लिखना लिखना से लिखवाना। और मुझे न जाने मैं क्यों इन उदाहरणों को दिया हूं, आपके लिए ही दिया गया है, आपके जीवन से जोड़कर दिया गया है। कई बार कहा जाता है ना, आप समय से कोई चीज नहीं करते हैं तो आप एक तरीके से समय को कटवा रहे हैं। लिखना, आप सभी नोट्स लगातार बना रहे हैं, हमने लिखवाने पर जोर दिया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि जो मैं यहां पर बता रहा हूं आप केवल देखते रहिए, सुनते रहिए, लिखिए मत। हमें पता है कि मेंस एग्जाम में लिखना ही क्या है, सत्य है। आप लिखेंगे नहीं, लाख हम बता देंगे आपको, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसी क्रिया जो किसी से प्रेरित होकर की जाए। तो आपने दो उदाहरणों को यहाँ पर देख लिया। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। जैसे चलना से चलाना, हंसना से हंसाना। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रेरणार्थक टाइप का दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि यौगिक क्रिया का ये उदाहरण है। चलना से क्या है? चलाना। जैसे कई बार क्या होता है कि हम सब पैदल चलते हैं, कई लोगों का मन नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे हम उनका कभी हाथ पकड़ के उनको चलाने लगते हैं ऐसे, ठीक है। हंसना से हंसाना। नाम धातु, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि फला फला की जमीन को हथिया लिया है, मतलब उस पर कब्जा कर लिया है। देखिए शब्द कैसे बनते हैं, इसको देखना है। बात से बतियाना, लोग बोलते हैं कि वो बहुत बतियाता है, बात करता है बहुत ज्यादा। तो ये विशेषण यानी नाम धातु दो ही चीजों में, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाम धातु का संबंध किसी संज्ञा से और
विशेषण से इसका निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। मैं इस उम्मीद से बताता हूँ कि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो हमारे विद्यार्थी जो अभी तक सुन रहे हैं अब वो खुश हो जाएंगे कि नहीं, हमें तो ऑलरेडी इस पे फोकस किया गया था, सावधान भी किया गया था कि इसको देखना है। तो नाम धातु जरूर आप देख लीजिए। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से पता ही चल रहा है कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता यानी उसमें संभावना हो। आप कैसे लिखेंगे? सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। जैसे अनुराज आम खाता है, तो अनुराज क्या कर रहा है? आम खा रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सोता है, सोना अकर्मक क्रिया के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, अगर कोई सो रहा है तो कोई क्रिया नहीं कर रहा है, वह सो आराम से सो रहा है। विकर्मक क्रिया क्या है? कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली और दो कर्म वाली होती है। जैसे अनुराधा ने रोटी खाई, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। जैसे आप देखेंगे कि खाई, लाई, दिखाई, ये सब द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत के उदाहरण है। ठीक, उम्मीद है कि क्रिया को भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे और किसी भी तरीके से एग्जाम में आएगा आप जरूर वहां पर अच्छा से आंसर लिख लेंगे। संयुक्त क्रिया क्या है? जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे विवेक पढ़ चुका, शिवम पढ़ने लगा। मान लीजिए विवेक और शिवम दोनों यूपी एलटी जैसी ये हमारा की पुस्तक अनुराज हिंदी एकेडमी वाली खरीदे हैं। तो विवेक ने कहा कि मैं पहले पढ़ूंगा, 1 घंटा विवेक पढ़ा और फिर विवेक सो गया और फिर शिवम पढ़ने लगा। इसी तरीके से क्यों ना मैं वस्तुनिष्ठ संकलन का भी नाम ले लूं, क्योंकि कई बार अपने को भी अपने से मोटिवेट करना पड़ता है। तो संयुक्त क्रिया आप समझ गए कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे विवेक पढ़ चुका और शिवम पढ़ने लगा। वाच्य को परिभाषित करते हुए उसके भेदों पर संक्षेप में विचार कीजिए। वाच्य आप सभी के लिए कुछ नया यहाँ पर हो सकता है। वाच्य क्या है? ये क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। ठीक है, कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसका पता चलता है और उस परिवर्तन को हम वाच्य कहते हैं। इसका संबंध किससे? क्रिया से ही। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उदाहरण के साथ आप समझ जाएंगे। जैसे कर्तृवाच्य, क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध। जाहिर सी बात है कि शब्द से ही पता चल रहा है कि कर्तृवाच्य में कौन प्रधान होगा? कर्ता होगा। जैसे अनुराज पढ़ता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें कौन केंद्र में है? वो एक तरीके से जो कर्ता है वो केंद्र में। कर्मवाच्य, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, नोट्स बनाए जाते हैं। यही सब उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं ताकि आप अपने को कनेक्ट करके रखें कि नोट्स आप बना रहे हैं तो आप कर्म, आप दूसरे के नोट्स को पढ़ रहे हैं तो वो कर्तृवाच्य। ऐसे ही ध्यान रखना। भाववाच्य क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो या फिर उसका बोध हो। जैसे शिवम से टहला भी नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता। कितनी दर्द की बात है यहाँ पर। भाव मतलब जो फीलिंग है या फिर ठीक है भाव है, जिससे किसी के स्थिति का पता चलता है, उसके भाव का पता चल रहा है। शिवम को क्यों नहीं टाला जा रहा है? क्योंकि हो सकता है कि उसके पैरों में दर्द हो, थक गया हो, मुझसे लिखा नहीं जाता। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर नोट्स तो बना रहे हैं, याद नहीं किया जाता है। भाई याद नहीं किया जाता है तो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, न कि खाली भाववाच्य। प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण को भी कैसे अपने से जोड़कर देखा जा सकता है उसका एक बहुत ही सुंदर नमूना यहाँ पर प्रस्तुत हमने करने की कोशिश की है कि आप अगर दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। जब आप अपने पर निर्भर रहेंगे, कहीं नहीं ये कहा गया कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कहीं नहीं कहा गया कि कर्ता करो फल की इच्छा करो, इस टाइप से कहीं नहीं कहा गया है। कर्म ही पूजा है, ये नहीं कहा गया कर्ता ही पूजा है, ऐसा नहीं कहा गया है। तो कुछ तो होगा इसके अंदर
तो चीजें आप समझ गए होंगे। मुझसे लिखा नहीं जाता, तमाम विद्यार्थी कहते हैं कि इतना मटेरियल हो जा रहा है कि लिख ही नहीं जा रहा है। यानी कि क्रिया के उस रूपांतर को भाववाची कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की क्या प्रधानता हो। उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वाच्य को तो बहुत ही आराम से आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, वाच्य के प्रयोग पर विचार कीजिए। वाच्यों का प्रयोग भी किया जाता है। कैसे? वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष, ठीक है, वो लिंग, वचन तथा पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, भावी प्रयोग। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वाच्य के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही उसके प्रयोग के बारे में भी बात हो रही है। कर्तरी प्रयोग क्या है? जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और वचन पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे अनुराग अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। हमने अपना ही उदाहरण ज्यादा दिया हुआ है, आप लोग अपने नामों को लिख सकते हैं। ठीक। कर्मणी प्रयोग, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब कर्मणी प्रयोग होता है। जैसे अनुराधा ने पत्र लिखा है, तो कर्मणी हो गया। यहाँ पर आप सब अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भावे प्रयोग, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब भावे प्रयोग होता है। जैसे मुझसे लिखा नहीं जाता। ये जब मैं पुस्तक लिख रहा था, ये पुस्तक का ही एक अंश है जो आप सभी के लिए हमने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखा हुआ है, उसी का एक अंश यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बार बार मेरे दिमाग में ये आ रहा था। उस समय विद्यार्थी लिख मैसेज किया करते थे कि मुझसे लिखा नहीं जाता है। तो हमने सोचा कि इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है। और सब आप जब एग्जाम देकर आएंगे तो यही बोलेंगे, सर हमें प्रश्न के आंसर तो आ रहे थे लेकिन लिखा नहीं गया। अभ्यास की कमी थी या फिर समय की कमी थी। आप लोग अभ्यास पर तो उतना नहीं कहेंगे, बोल देंगे कि समय की कमी रह गई थी। और यही है, आखिरकार क्या बचेगा? समय का अभाव है। अगला प्रश्न है, अव्यय पर संक्षेप में विचार कीजिए। अव्यय, अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे तब, जब, अभी, उधर, किंतु, बल्कि, ये सब क्या है? अव्यय। यानी अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जब वो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो न लिंग का प्रभाव उनके ऊपर है, न वचन का है, न पुरुष का है, न कारक का, किसी का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो इन शब्दों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये क्या है? अव्यय के उदाहरण के रूप में है। ठीक। निपात किसे कहते हैं? बहुत ही खतरनाक तरीके का यह प्रश्न है। एक बार बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था। मुझसे नहीं पूछा गया था, एक हमारे सीनियर थे उनसे पूछा गया था। इसके बाद सभी लोगों ने निपात को ऐसा याद किया कि कभी भूल नहीं पाए। कई बार आपको डाइवर्ट करने के लिए जो सिलेक्शन बोर्ड के कुछ मेंबर्स होते हैं उनको मालूम रहता है कि आप संज्ञा सर्वनाम सब बता देंगे, निपात नहीं बता पाएंगे, इसलिए पूछ लिया जाता है आपको परेशान करने के लिए। नहीं भी बता पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे विद्यार्थी बहुत जल्दी इमोशनल भावुक हो जाते हैं, अपने ऊपर ग्लानि महसूस करने लगते हैं कि हमें निपात तो पता ही होना चाहिए। लेकिन आप अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हैं तो आज निपात के बारे में भी जान जाएंगे। हमने क्यों ये उदाहरण दिया बीपीएससी का? क्योंकि इस घटनाक्रम से हमें चीजें याद रहती हैं। लोग आप बोलते हैं ना कि क्यों नहीं याद होती हैं, आप जोड़िए उन घटनाओं से। आपका कब जन्मदिन है, आपकी शादी सालगिरह कब है, आप पहली बार प्यार कब किए थे, ये सारी चीजें तो याद रहती हैं। लेकिन जो उत्तर है वो क्यों नहीं याद हो रहा है? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे। निपात क्या है? यास्क के अनुसार निपात शब्द के अनेक अर्थ हैं, इसलिए ये निपात कहे जाते हैं। निपात का कोई लिंग, वचन नहीं होता है, ये बहुत अच्छी बात है। मूलतः इसका प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। जैसे अव्ययों में आकारगत अपरिवर्तनीयता होती है, वैसे ही निपातों में भी होती है। जैसे ठीक, लगभग, केवल, ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं ये क्या है? निपात है। अगला प्रश्न है, पदबंध से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर तमाम विद्यार्थी परेशान भी रहे होंगे, लेकिन उनकी परेशानी अब खत्म हो गई होगी। पदबंध से क्या तात्पर्य? वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। कई पदबंध हैं, इनके उदाहरण हैं। जैसे संज्ञा पदबंध, वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे
भारत के प्रधानमंत्री। अब कौन है पूरा करना पड़ेगा। मिट्टी का तेल, विशेषण पदबंध, किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो पद समूह है, जैसे चांदी से भी प्यारा, ठीक है, चांदी से भी प्यारा, या फिर यहाँ पर कहा जा सकता है चांद होना चाहिए था, ठीक है, चांद से भी प्यारा, मुखड़ा, शेर के समान बलवान, कौन होगा, आदमी, ठीक। सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम का काम देने वाला पद समूह, जैसे मुझ अभागे। क्रिया पदबंध, क्रिया का काम देने वाला पद समूह, जैसे कहा जा सकता है। जब हम सभी निष्कर्ष इत्यादि लिखते हैं तो इस शब्द का प्रयोग खूब करते हैं कि कहा जा सकता है, या फिर निष्कर्ष तभी लिख देते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण का काम करने वाला पद समूह, जैसे महाविद्यालय से होकर जाऊंगा, होता है ना, कई बार आप जाते हैं, लोग बोलते हैं कैसे जाएंगे, तो महाविद्यालय से होकर जाएंगे, या फिर विश्वविद्यालय भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे भी जो आपको उदाहरण अच्छा लगे, जो याद रह सके, वैसे ही उदाहरणों का प्रयोग करें। तो आपने पदबंध को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा कि आखिरकार क्या है। पदबंध मतलब कि एक समूह होता है, लेकिन वो पूरा अर्थ नहीं प्रदान करता है, ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है, ठीक। तो वही चीज है। और कई बार लोग बात करते करते रुक भी जाते हैं, जैसे 3 बिंदुओं का आपने प्रयोग देखा होगा, कई बार आप मूल टेक्स्ट पढ़ते होंगे, ये चीजें बहुत लोग कम बता पाएंगे आपको ना। 3 बिंदुओं को देखेंगे तो इसका मतलब कोई बात आगे थी, लेकिन उसको रोक दिया गया वहां पर। अगला प्रश्न है, वाक्य से क्या तात्पर्य है, संक्षेप में विचार कीजिए। वाक्य, सेंटेंस जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। वैसे तो व्यक्ति भाषा के माध्यम से, भाषा वाक्य ये सब है, तो वाक्य वह सार्थक ध्वनि जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। जैसे मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, आप ही लोगों से जुड़ा हुआ उदाहरण हमने यहाँ पर दिया हुआ है। जितने विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं उनका एक ही टारगेट है यहाँ पर, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। कितने लोग दिल से बन रहे हैं, कितने लोग दिमाग से बन रहे हैं, कौन कैसे बन रहा है, अब वही जानते होंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि आप यही कहते हैं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्षता, सर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। ये क्या है, एक वाक्य है। आप अपने भावों को प्रकट किए, अपने विचारों को प्रकट किए। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 दृष्टियों से होता है, रचना या स्वरूप की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। रचना के दृष्टिकोण से देखें तो 3 तरीके के वाक्य हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या है, नाम से ही लग रहा है कि ऐसा वाक्य जो एकदम से सरल हो, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। सरल वाक्य क्या है, जिसमें एक कर्ता हो, ठीक है, और एक क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं, जैसे वह कार चलाता है, वह कार चलाता है, मतलब ये सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के साथ एक उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे विवेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है क्योंकि वह सफल होना चाहता है। कितना अच्छा उदाहरण हमने यहाँ पर दिया हुआ है। विवेक, शुभम, जितने विद्यार्थी होंगे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, लेकिन हमारे लिए सभी विद्यार्थी बराबर है। आप लोग अपना अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे वो विवेक हो, चाहे वो रजनीश हो, चाहे कोई भी हो। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है क्योंकि वो सफल होना चाहता है, वो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है। हालांकि सफलता अंतिम नहीं है, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मजा आएगा आपको, नौकरी मिल जाएगी तो आपको लगेगा कि हम पहले ही अच्छे थे। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। नौकरी मिलने के बाद आपको होगा कि सीएल नहीं मिल रहा है, ईएल नहीं मिल रहा है, प्रिंसिपल टॉर्चर कर रहा है, मैनेजर टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, पति पत्नी दोनों बहुत दूर दूर हो जा रहे हैं, इस टाइप से। संयुक्त वाक्य है जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है। संयोजक मतलब ऐसे, जैसे मैं दवा खाकर लेटा कि उल्टी होने लगी और तबीयत इतनी बिगड़ी कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य। अच्छा, संयुक्त वाक्य वाक्य में एक और चीज है कि और कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, ठीक है, 2 वाक्यों को कनेक्ट करने वाला जो एक शब्द है और है, वो जुड़ा रहता है बीच में। अगर अर्थ के दृष्टिकोण से देखें तो वाक्य के 8 भेद होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, ठीक है, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। तो तमाम जितने शब्द दिए गए उनके शब्दार्थ से अर्थ निकल सकता है, लेकिन एक जो यहाँ पर दिया गया जिसको मैंने बहुत हाईलाइटेड किया है, विधिवाचक। ये कई बार पूछा जाता है कि किसी बात के होने का जब बोध होता है
तो उसको हम विधिवाचक कहते हैं। जैसे हम पढ़ चुके, हम लिख चुके, ये क्या है? विधिवाचक वाक्य है। ठीक, तो उम्मीद है कि वाक्य को भी बहुत ही आसानी से आपने इसको समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। पहले आप समझिए, इसके बाद खुद ब खुद नोट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वाक्य का रूपांतर से क्या तात्पर्य है? जैसे आपने देखा वाच्य का रूपांतरण होता है, वैसे ही वाक्य का भी। इसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बिना अर्थ बदले परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। जैसे सरल वाक्य है, परीक्षा में असफल होने पर भी वह निराश नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है, परीक्षा में असफल होने पर भी वह निराश नहीं हुआ। उसको लगा कि मेरा टाइम आएगा, आगे हम तैयारी करते हैं। आप ही लोगों से जुड़ा हुआ मैंने उदाहरण लिया हुआ है, जानबूझकर हमने ऐसे उदाहरणों को तैयार किया। परीक्षा में असफलता मिली किंतु वह निराश नहीं हुआ। देखिए, कोई अंतर नहीं हो रहा है यहाँ पर। परीक्षा में असफलता मिली किंतु वह निराश नहीं हुआ। तीसरा, मिश्र वाक्य, यद्यपि वह परीक्षा में असफल हुआ तथापि निराश नहीं हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने क्यों असफलता का उदाहरण लिया हुआ है? क्योंकि असफल व्यक्ति ही बाद में सफल होता है, चीजों को समझता है। तो असफलता को हमें चुनौती के रूप में तो लेना है, लेकिन निराश नहीं होना है कि क्या हो जाएगा। तमाम विद्यार्थी, हाल फिलहाल में रिजल्ट्स आए, क्योंकि ये जब मैं पुस्तक लिख रहा था तो उसमें बहुत सारे रिजल्ट आ रहे थे। तमाम विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर, इतने दिनों से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा नहीं हुआ। उसी में बहुत सारे पुराने विद्यार्थी भी कह रहे थे कि सर, इस बार मेरा हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं द्वंद्व, विरोधाभास, ये इससे यही पता चला कि अगर आप लगे हुए हैं, आप निराश नहीं होते हैं, तो ये जो असफलता असफलता लिखी गई, ये और यहाँ से हट जाएगा। ठीक, अब कितना मोटिवेट करूं आप लोगों को। तो उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा साथ में रहना, और हमारा तो पूरा विश्वास है कि हमारी वाणी में इतना दम है। हम अपने लेखनी को तो उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, वाणी में इतना दम है कि अगर आप साथ बने रहें तो कोई ताकत नहीं जो कि आपको सफल होने से रोक पाए। लेकिन बस विश्वास करना है। पता चला कि आपको लगेगा कि सर, आपका फोटो नहीं दिखाई दे रहा है, हम आपको देख कर ही पढ़ना चाहते हैं। कभी कभी जो हीरो होते हैं वो पर्दे के पीछे से भी काम करते हैं, और वही काम है हम भी पर्दे के पीछे से। आपको आपने कोच को देखा होगा, क्रिकेट कोच में कई बार वो ड्रेसिंग रूम में रहते हैं और कई बार मैच के अनुसार वो मैदान में भी चले जाते हैं। तो हम उसी तरीके के कोच हैं। बस आपकी पढ़ाई बाधित न हो, देश काल वातावरण के अनुसार सामने पर्दे के पीछे आपको, ठीक है, पर्दे के पीछे। समास किसे कहते हैं, उसके भेदों पर चर्चा कीजिए। मान लीजिए प्रश्न आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। तो कुछ परिभाषा यहाँ बड़ी हो रही है, लेकिन इसमें कई चीजें समझाने की कोशिश की गई है कि शब्दों के मेल से जो बनता है, शब्द जो स्वतंत्र शब्द रहते हैं उनको सामासिक शब्द कहते हैं, और जब उनका संयोग होता है तो समास कहलाता है। समास का मतलब क्या है संक्षेप में? ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर रसोई घर, रसोई का घर। अन्य उदाहरण है जैसे प्रतिदिन, राजकुमार, तुलसीकृत, महाजन, पंचानन। तो ये सब उदाहरण है कि इसमें आप देख रहे हैं कि दो दो शब्द जुड़े हुए हैं और उनके संयोग से एक नया शब्द बन जा रहा है जिसको हम समास कर सकते हैं। इसके 6 भेद किए गए हैं: अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। सबका हम देख लेते हैं। अव्ययी भाव, जिस समास में पहला शब्द प्रधान हो, यानी कि जो पहला पद बल्कि कहें तो प्रधान होता है, और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाविधि, प्रतिदिन, भरसक, आजन्म, यावत जीवन या व्यर्थ। ठीक है, जैसे भरसक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यथाशक्ति इसका बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। यथाशक्ति पूछा जाता रहा है। तो अव्ययी भाव समास यानी कि इसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के लिए भी जरूरी है। तत्पुरुष, जिस सम, जिस समास में, यहाँ पर समास होना चाहिए था, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। इस समास में पहला शब्द अधिकतर संज्ञा या विशेषण होता है, और इसके विग्रह में इस शब्द के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़ शेष सभी कारकों की विभक्तियां लगती हैं। जैसे
मनमाना, विद्यागृह, पदच्युत, ग्रामवास, आप बीती। ठीक है। आप लोगों से एक मैं गुजारिश करूंगा कि अगर बुक आपको मिले तो अगर उसमें ऐसे भूल के गलती हो गई हो तो इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक, कुछ चीजों को आप लोग अपने से भी ठीक करिए, आप पब्लिक में लाने की जगह, क्योंकि इतना तो हमारे विद्यार्थी जानकार है कि थोड़ा सा मिलाकर कि कैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए था। ठीक, ये भी एक कला है खोजने की। ये नहीं कि इसका स्क्रीनशॉट लेके पूरा चारों तरफ कहने लगेंगे देखिए ये क्या है। हालांकि छिद्रान्वेषी होना चाहिए, लेकिन पुस्तक लिखते समय मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि किसी भी लेखक या फिर राइटर की क्रिटिक नहीं करना। अगर तथ्यात्मक रूप से कोई गलती है तो उसको जरूर बताएं, या फिर शाब्दिक रूप से अगर थोड़ी मोड़ी कोई गलती हो गई तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि हमने अकेले ही ये सब काम किया हुआ है तो कई बार ना चीजें पकड़ में नहीं आ पाती। खैर, मैंने बताया ना कि 99.9% हमने कोशिश की है कि त्रुटि न के बराबर रहे। अगर 270 पेज की पुस्तक है, अगर उसमें से 2-3 गलतियां भी आ जाती हैं तो ये क्षम्य है। ठीक, तो तत्पुरुष समास में क्या है, दूसरा जो शब्द है वो प्रधान होता है, इसको हम पद भी कह सकते हैं। और संज्ञा या विशेषण, यहाँ पर बताया गया कि इस समास में पहला शब्द अधिकतर क्या होता है, संज्ञा या विशेषण होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, मनमाना, विद्यागृह, पदच्युत, ग्रामवास, आप बीती। कर्मधारय, कर्मधारय को कई किताबों में या फिर व्याकरणाचार्य जो है उन्होंने तत्पुरुष का ही एक प्रकार माना है। जिस तत्पुरुष समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आती है उसे समान अधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय का एक दूसरा नाम क्या है, समानाधिकरण तत्पुरुष भी। जैसे नीलकमल, सदगुण, सुंदरलाल, छुट भैया, पीताम्बर, ये क्या है, कर्मधारय है। ठीक है। अब मान लीजिए कई बार एग्जाम में आ जाता है कि नीलकमल में कौन सा समास है, तो मान लीजिए यहाँ पर कर्मधारय विकल्प में नहीं है तो फिर तत्पुरुष विकल्प में जरूर होगा। इस अंतर को भी ध्यान रखना है। द्विगु, इसे संख्या पूर्व पद भी कहते हैं। यह कर्मधारय का एक प्रकार माना जाता है। जिस कर्मधारय समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जिससे समुदाय का बोध होता है, उसे संख्या पूर्व कर्मधारय कहते हैं। इसी समास को संस्कृत व्याकरण में द्विगु कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, तीनों भुवनों का समाहार, त्रैलोक्य, तीनों लोकों का समाहार। इस शब्द का रूप त्रिलोक भी होता है। ठीक है। त्रैलोक्य जो हमने लिखा है यहाँ पर, चतुष्पदी, 4 पदों का समुदाय, यानी कि संख्या से जिसका बोध हो उसको हम द्विगु कह देते हैं। द्वंद्व समास में सब पद यानी दोनों पद या उनका समाहार प्रधान रहता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, बेटा बेटी, 31, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लूट मार, बोलचाल, ये क्या है, द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कई बार कहा जाता है कि इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, अन्य पद की प्रधानता होती है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया, चंद्रमौली, चंद्र के सिर पर, जिसके अर्थात शिव। ठीक, चंद्र है जिसके सिर पर, चंद्र है जिसके सिर पर, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चंद्र है जिसके सिर पर, यानी कि वो कौन है, शिव है। अनंत, नहीं है अंत जिसका, यानी ईश्वर। कृतकारी, कृत अर्थात किया गया है काम जिसके द्वारा वह मनुष्य कृतकारी। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का इधर उधर हो गया है, लेकिन भावों को आप जरूर समझ गए होंगे कि बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद की प्रधानता होती है, और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ठीक है। इसी तरीके से लंबोदर इत्यादि शब्दों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। दशानन जब कहा जाता है तो वो भी है। तो कुल मिलाकर कम समय में हिंदी व्याकरण से किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, उनको लेकर हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि ये हमारा प्रयास आप सभी को सार्थक लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। आपको लगा होगा कि अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो मैं तो बहुत आराम से कर लूंगा, बाकी फालतू में ही घबरा रहा था। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे, और हम हैं तो जरूर आप लोग अच्छा करेंगे, ये भी हमारा एक कॉन्फिडेंस ही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो को लेकर आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे।
मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।